पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं वेद सिंह। लालू यादव ने कर दी है भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी को लेकर, तो इस पे हम चलेंगे, बाबा से सीधे जानेंगे खेल समझिए में कि असल में क्या है लालू यादव जी की भविष्यवाणी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम नहीं बन रहा है। बाबा, लालू यादव जी ने तो भविष्यवाणी कर दिया है, वो तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी बार नहीं बनेंगे पीएम। क्या है मामला? इसमें गलत कहाँ है? लालू प्रसाद तो 2014 में भी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे जी। 2019 में तेजस्वी यादव एक भी सीट नहीं मिलने दे रहे थे जी। परिणाम आपके सामने है। इस बार भी कहा है, लेकिन इस बार परिस्थितियाँ बदली हुई हैं। जी। 2014 2019 की तरह इस बार परिस्थिति नहीं है, बल्कि अगर लालू प्रसाद ने यह बात कहा है तो उस पर वो खड़े भी उतर रहे हैं और उस पर अड़े हुए भी हैं। उसके लिए स्ट्रेटजी भी बनाई है। अब इस स्ट्रेटजी को देखने के लिए आपको नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की दोस्ती देखनी पड़ेगी। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की दोस्ती 2022 में जब हुई तो मकसद क्या था? नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। जी। इसमें बहुत सारी पहल हो चुकी थी। इसमें 30 के आसपास दल को जोड़ा गया था। जो गैर भाजपाई दल थे उनको एक जगह बैठाया गया था। 4-4 5-5 मीटिंग्स हुई थी, कई कमेटियां बनी थी। जी। लेकिन अब इस लेकिन की बात हम बाद में बताएंगे। उससे पहले हम बता दें कि लालू प्रसाद ने जो भविष्यवाणी की है उसका बेस पॉइंट क्या है, किस आधार पर उन्होंने कहा है। क्या बिहार में जिसके पास एक भी सीट नहीं हो, वो दावा करता हो कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, तो उस दावे में दम कितना है? जी। तो उसको देखने के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जानना पड़ेगा। बिल्कुल। 2 सीट से शुरू हुई थी भारतीय जनता पार्टी जी, और आज 303 सीट पर है। इतिहास कभी भी बदल सकता है और इतिहास के पन्नों पर लिखा गया जो अक्षर है वो कभी भी मिटता नहीं है जी। वो आपके सामने आकर के खड़ा होता है। जैसे अब लालू प्रसाद, चारा घोटाला उन्होंने किया कि नहीं किया ये अलग विषय है जी, लेकिन उस पर दोषी बन गए तो इसका मतलब है कि उन्होंने किया जी। न्यायालय को उनके खिलाफ सबूत मिले और 5-5 मामले हैं जिसमें वो दोषी करार दिए गए, जेल गए, बेल पे वो बाहर हैं जी। लेकिन राजनीतिक रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि लोकतंत्र में आप सजायाफ्ता हो जी, बेल पर आए हो, कुछ भी हो, आप राजनीति जम के कर सकते हैं। बिल्कुल। राजनीति कर भी रहे हैं और इस राजनीति में उन्होंने जो पैरामीटर सेट किया है उस पैरामीटर में पहले नीतीश कुमार हुआ करते थे जी। नीतीश कुमार थे तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा करने की तमन्ना थी, चाहे, लेकिन जी इसके बाद धीरे धीरे करके ये जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ब्लॉक बिखरने लगा जिसकी हमने पहले से भविष्यवाणी कर रखी थी। बिल्कुल। एक भविष्यवाणी लालू प्रसाद ने किया है कि तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। इसके साथ साथ सारी बातों को लेकर के उनका कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां वो कहते हैं कि इस कारण से नहीं बनेंगे, इस कारण से नहीं बनेंगे, इस कारण से नहीं बनेंगे जी। उसमें से सबसे बड़ी बात है कि क्या मीडिया मैनेजमेंट करके कोई प्रधानमंत्री बनता है जी? सोचने वाली बात है बाबा। लालू प्रसाद लगातार मीडिया पर प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मीडिया मैनेजमेंट है। मीडिया जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और वो नरेंद्र मोदी की अच्छाइयों को दिखा करके विपक्ष को कमजोर बता रही है। इसीलिए मीडिया भी बाबा बदनाम होते हुए नजर आ रही है। गोदी मीडिया भी लोग कहते हैं। देखिए, गोदी मीडिया है, इसके बाद और भी मोदी मीडिया है, सारा चीज तो सामने ही नजर आ रहा है। लेकिन जब बात आती है हम लोग जैसे जो पत्रकार हैं या हम लोग का जैसे चैनल है, उस चैनल की तरफ आप देख लीजिए कि बराबर मात्रा में दोनों तरफ से गाली मिलती है जी। जब अभी हम लालू प्रसाद की खबर कर रहे हैं और हमने शुरुआत किया है कि मोदी नहीं बनेंगे, तो आप देखिएगा टूट पड़ेंगे राष्ट्रीय जनता दल के लोग। एक नंबर बात कह रहे हैं बाबा जी, लेकिन जैसे भीतर में जाएंगे तो उनका भाव बदल जाएगा। बिल्कुल। वो तुरंत कहेंगे नहीं तो भाजपा का मीडिया है जी। ये आसान है कह देना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन लालू प्रसाद की बात हम कर रहे थे और इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं मोदी को रोकने के लिए वो हर कोशिश की गई थी जी। लालू प्रसाद ने शब्द भी यही कहे हैं कि मोदी को रोका जा सकता है जी। इसके लिए उन्होंने कहा भी था कि कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। मैंने आज से 3 साल पहले जी, जब नीतीश कुमार
एनडीए का हिस्सा थे, एनडीए के मुख्यमंत्री बने थे। 2020 में हमने कहा था कि जिस तरह से सोनिया गांधी ने G23 बनाया है जी 23 दलों को मिलाकर के एक ग्रुप बनाने की कोशिश वो कर रही हैं, उसमें भले ही आज नीतीश कुमार एनडीए में हो, जी। लेकिन उनके लिए एक सीट रिजर्व रखा है कांग्रेस ने कि देर सवेर नीतीश कुमार आएंगे। ये हमारे चैनल पर है, इसका रिकॉर्ड लोग जानते हैं जी। और जो नियमित दर्शक हमारे हैं वो इस बात को जानते भी हैं। हमने ये बात कही थी, आखिरकार बात सच हुई। 2022 में नीतीश कुमार आए और उसके बाद G23 इंडिया गठबंधन बन में गया, तब्दील हो गया। नीतीश कुमार को इतना ज़्यादा परेशान किया गया, परेशान इसलिए किया गया कि नीतीश कुमार विश्वसनीयता के पैमाने पर खरा नहीं उतर रहे थे जी। कई बार उन्होंने इधर से उधर पाला बदला था, और जो 2022 में गए नीतीश कुमार तो और भरोसा लोगों का टूट गया कि जब ये इधर से उधर आ सकते हैं तो उधर जा भी सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ से इस इंडिया गठबंधन की धीरे धीरे करके उसमें से छटनी शुरू हुई। जी लालू प्रसाद पटना में जब मीटिंग हो रही थी तभी राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर दिए थे। ये भी खबर हमने सबसे पहले दिखलाया था। जी उस दूल्हा बनने का मतलब उनकी शादी करना नहीं था, बल्कि राजनीतिक दूल्हे की बात हो रही थी, और उन्होंने इशारों में कह दिया था कि वो कांग्रेस के साथ हैं, बाकी कोई रहे या न रहे। जी। क्योंकि लालू प्रसाद को कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर के इस बिहार में भी और देश में भी राजनीति करनी है। जी 1990 के बाद लालू प्रसाद एक ऐसे व्यक्ति हैं या उनकी पार्टी ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई समझौता करने नहीं जाती है। जी यहाँ तक कि लालू प्रसाद ने अपने पूरे जीवन बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत सारे उन पर आरोप लगे हैं, बहुत सारे केस उन पर हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं कर रहे हैं। जी। ऐसा सामने से नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने भी बार बार यही बात कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सीधा है कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एक विचारधारा वाली पार्टी है। बिल्कुल। और इसलिए दोनों का एक साथ रहना जरूरी। लेकिन कांग्रेस के बारे में आपको पहले से पता है कि कांग्रेस धीरे धीरे इतनी कमजोर होती जा रही है, और खास करके बिहार में, जी। कि 9 सीटों में आप एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिस कैंडिडेट के बारे में कुछ कह सके। जी हालांकि कमोबेश बिहार में 40 सीट की स्थिति यही है। कोई दावे से नहीं कह रहा है कि हम जीत ही रहे हैं। जी प्रत्याशी कह लें, उनकी पार्टी कह लें, तो अपना बेटा किसको खराब लगता है? बिल्कुल। सबको अपना बेटा घी का लड्डू तो टेढ़ा भी वाला। जी ये सारी चीज़ें और सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके बिहार की 40 सीटों पे आकर के टिक जाती है। एक भी सीट नहीं है लालू प्रसाद के पास। और लालू प्रसाद ये कहते हुए नजर आए थे शुरुआती दौर में जब उनके साथ नीतीश कुमार थे, और ललन सिंह ने ये बात कई बार कही थी, जिसका समर्थन भी लालू प्रसाद ने किया था, कि 40 सीटों पे अगर रोक देंगे हम भारतीय जनता पार्टी को बिहार की, जी तो हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं जाने देंगे। जी क्योंकि 303 में 40 घटा दीजिए तो आपको 272 से नीचे आ जाता है आंकड़ा, और यही वो आंकड़ा है जिससे प्रधानमंत्री कुर्सी बैठ सकते हैं आप। जी 543 में 272 आपके पास होना चाहिए। अब इसके आगे की कहानी यदि देखें तो इंडिया गठबंधन का इफेक्ट कितना पड़ेगा, तो ये इफेक्ट है जिसको लेकर के लालू प्रसाद ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान एक इंटरव्यू में कहा था जी कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार हम प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। अब उसका जो बेस पॉइंट था वो क्या था, तो उनका कहना था कि इस बार कांग्रेस भी मजबूत हुई है, हम कांग्रेस के साथ हैं, जी फलाना हमारे साथ है, चिलाना हमारे साथ है, कई राज्य के लोग हमारे साथ हैं। धीरे धीरे करके ये कुनबा बड़ा हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार इससे बाहर हुए, उसके बाद कई लोग बाहर हो गए। टूटने का जो सिलसिला था वो लगातार नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय जनता दल का नहीं गठबंधन रह पाया, और नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए में जाना स्वीकार कर लिया। वहीं अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी न तो कांग्रेस के साथ न वाम दलों के साथ, क्योंकि इनके विरुद्ध की राजनीति इनकी शुरुआत है। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों से अलग होकर के उन्होंने खुद अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं अपने अकेले लड़ूंगी, खुद लड़ूंगी। तो एक गठबंधन, एक दल जो है और इस गठबंधन से बाहर हो गया है। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू से लेकर के और कई दल हैं साउथ के जो इनसे अलग हो गया। अब ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रहा था कि जो नरेंद्र मोदी का ऑरा था, जो नरेंद्र मोदी के जीतने और हारने का, उनके प्रधानमंत्री बनने के लिए जो बनाया गया था, उसको बल जरूर मिला नीतीश कुमार के इधर आने से या इंडिया गठबंधन के टूटने से। लेकिन इसके बाद भी जो पॉइंट्स हैं लालू प्रसाद के पास वो अहमियत रखते हैं। लालू प्रसाद का कहना यही है कि जिस तरह से हमने आडवाणी का रथ रोका था,
उसी तरह से नरेंद्र मोदी का भी रथ रोकेंगे। तब की बात और अब की बात में अंतर सिर्फ इतना है कि तब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे, आज वो किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया, जेपी का नाम लिया, लोहिया का नाम लिया, इसके अलावा जगदेव बाबू का नाम लिया। ये सारा नाम लेकर के उन्होंने कहा कि ये सभी लोग सेकुलर मिजाज के लोग थे जी, और हम इससे अलग नहीं जा सकते हैं, हम सांप्रदायिक लोगों के साथ नहीं जा सकते। एक बार फिर से मंडल और कमंडल की बात उन्होंने करना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से उन्होंने तेजस्वी यादव के 17 महीने के शासन की बात किया है। 17 महीने सरकार में रह करके तेजस्वी यादव ने 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार नौकरी दिया, इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, इनको उखाड़ के फेंकना होगा। बात यहीं तक नहीं है, संविधान के नाम पर भी, आरक्षण के नाम पर भी एक बार फिर से उन्होंने एक नया जो एजेंडा है वो सामने रख दिया। संविधान बदलने तक का भी बात आ रहा है बाबा। संविधान बदलने और संविधान समाप्त करने की बात हो रही है, तो वहीं आरक्षण समाप्त करने की भी बात हो रही है जी। इस देश में आरक्षण समाप्त करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा बना है। 2015 में भी मुद्दा बना था आरक्षण जी, जिसके आधार पर यह कहा गया था कि मोहन भागवत ने आरक्षण खत्म करने की बात कही है, जबकि एक किताब का भी हवाला दिया गया था। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लालू प्रसाद मीडिया से एक तरफ नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन लोगों से भी नाराज हैं जो इंडिया गठबंधन छोड़ करके बाहर हुए। हालांकि ममता बनर्जी के साथ कहा जा रहा है उनका बहुत अच्छा रिश्ता था, नीतीश कुमार के साथ भी हर दूसरे दिन चाय पी लिया करते थे, लेकिन आज दोनों अलग हैं। आखिर किस बेसिस पर तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, ये लालू प्रसाद कहते हैं, तो इस पर भरोसा किया जाए। लालू की भविष्यवाणी में कितनी सच्चाई है, इस बात की जब पड़ताल करने आप जाते हैं तो आपको सीधे नजर आता है कि लालू प्रसाद किसके दम पर ये सब कुछ कर रहे हैं जी। वोट के आधार पर करने जाते हैं तो यादवों का तो 100% हम मान लेते हैं, जबकि नहीं है। 14% यादव वोटर जो हैं वो मान लेते हैं कि अगर उनको वोट कर भी देते हैं तो मुसलमानों में बड़ी टूट हो गई है, बड़ी फूट हो गई। बिल्कुल, क्योंकि मुसलमान समाज को बाबा सिर्फ 2 ही सीट मिला है। सिंपल सी बात है कि जब मुसलमान समाज देखता है लालू प्रसाद की तरफ तो उसे याद आता है कि उसके पास खाली झोला था जी, जो लालू प्रसाद के दरवाजे तक ले करके जाता था और लालू प्रसाद उसको भर करके तिजोरी में रख लेते जी। हम पैसे रुपए की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस वोट बैंक की बात कर रहे हैं जो लालू प्रसाद अपने दरवाजे पे मुसलमानों को जुटाते थे, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनको बताते थे कि वो कम्युनल लोग हैं, हम सेकुलर लोग हैं, हमारे साथ रहिएगा तो आप बच के रहिएगा। आज ये मुसलमान समाज बात को समझ गया है। बीच में AIMIM भी आ गया है, बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं इनके वोट बैंक में सेंधमारी कर रहा है। और लालू प्रसाद का बेस वोट बैंक जो 32-33% था MOI, वो उनका जीत का गारंटी हुआ करता था। इसी बेस पर वो कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी को सत्ता में नहीं आने देंगे। इसके अलावे उन्होंने जब मुकेश सहनी को अपने तरफ लाया तो वो भी एक बड़ा कारण बना। उनको लग रहा था कि उसका वोट सारा ट्रांसफर हो जाएगा। बाबा मैं यहीं पे आ रहा था, पहले तो MY समीकरण की पार्टी थी RJD, अब MY स्क्वायर समीकरण की पार्टी हो गई है। तो मैं यही आपसे मतलब जानना चाह रहा था कि मुकेश सहनी जब से मतलब जुड़े हैं तो इसका भी तो कुछ मतलब फ़ायदा तो है ही। बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट होता जी, लेकिन मुकेश सहनी कहीं ना कहीं इतना ओवर हो गए, इतनी उन्होंने बातें कर दी जो कहीं ना कहीं उनके लिए खुद के लिए घाटे का सौदा हुआ और उनके गठबंधन के लिए भी हुआ जी। क्योंकि यदि आप किसी भी चीज़ का अति कर देते हैं तो उसका अंत हो जाता है। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बात की, आपको याद होगा कि राम मंदिर को लेकर के जिस तरह का मिजाज बनाया था इन लोगों ने जी, जो गैर भाजपाई दल है जी जी, राम मंदिर को लेकर के आपने देखा कि उसका उद्घाटन में नहीं जाएंगे, ये है वो है, अर्धनिर्मित मंदिर है, नरेंद्र मोदी कैसे उसका ये कर सकते हैं। लेकिन जब देखा उन्होंने कि इस देश का मिजाज उनके साथ नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ है, तो सभी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया। उसमें जीतन राम मांझी भी थे जी। तब जीतन राम मांझी ने राम मंदिर और रामायण को लेकर के राम को काल्पनिक बताया था। आज वो भी जाते हैं राम मंदिर में, जो नवनिर्मित राम मंदिर है, उसमें पूजा अर्चना करते हैं, उसकी तस्वीरें डालते हैं और तब आकर के अपना नामांकन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बदली हैं। इस बदलाव के साथ साथ कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस मुद्दे को भजा लेंगे, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा भले ही इस चुनाव में बहुत बड़ा नहीं हो, सामने नज़र नहीं आता हो, लेकिन भीतर ही भीतर अगर किसी से भी पूछिए तो राम मंदिर का मुद्दा लोगों के दिमाग में जरूर है। बाबा एक चीज़ और, बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, उनके तरफ से भी ऐसा बयान आया है कि जो बीजेपी जो है वो राम के व्यापारी हैं, कांग्रेस जो है राम के पुजारी हैं। इस पे क्या कहेंगे बाबा? देखिए, ये तो चुनावी सगुफा है, आप व्यापारी और पुजारी कह सकते हैं। आपको याद होगा हमने पहले बताया था कि जब इसी राम मंदिर के लिए बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद चल रहा था, तो लाल कृष्ण आडवाणी जब रथ लेकर के निकले थे, तो यही बिहार में मुख्यमंत्री थे उस समय लालू प्रसाद, और उन्होंने उनका रथ रोका था, उनको गिरफ्तार करवाया था। तो ये सारी बातें होती रही हैं, लेकिन आज के डेट में ये कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। आप सनातन धर्म के लोगों को, अब तो मुस्लिम समाज के लोग भी जो राम मंदिर के इर्द गिर्द अपना रेडी खोमचा लगा करके अपने दुकान व्यापार कर रहे हैं, वो लोग भी राम मंदिर को लेकर के खुश हैं जी, क्योंकि उनको रोजगार तो मिला और ये बड़ा विवाद समाप्त हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो विवाद था उस विवाद को मोदी ने समाप्त किया जी। इतना ही नहीं, और भी कई बातें हैं। आप अगर देखिए तो जिस तरह से लालू प्रसाद ने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, अगर नीतीश कुमार उस ब्लॉक में शामिल होते जी, तो दावा जो था लालू प्रसाद का, उस दावे में दम था। हालांकि आज भी हम ये नहीं कह सकते हैं जब तक परिणाम नहीं आ जाता है कि लालू के जो दावा है, भविष्यवाणी है, उसमें दम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाथ पैर मार रही है और बिहार की 40 सीटें जी, इन 40 सीटों पर अगर वास्तव में जी भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला करके लालू प्रसाद इस 40 सीटों को जीत जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम होगा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से रोक सकते हैं। उनके साथ साथ जुड़ा हुआ है बंगाल जी। अगर बंगाल में ठीक है, मान लिए कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध तो चुनाव लड़ रही हैं जी। तो अगर यहाँ से लालू प्रसाद 40 सीट जीत करके आ जाते हैं जी, तो ममता बनर्जी भी बंगाल से जो सीटें जीत करके आएगी उसमें प्लस होगा, एड ऑन होगा। बिल्कुल, चुनाव के बाद ये सब एक साथ हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, अखिलेश यादव हैं, हालांकि इसमें बहुत सारे पेंच भी हैं। ममता बनर्जी जहां एक तरफ विद्रोह कर रही हैं, वहीं मायावती भी अलग खेमे में है, जो बिहार में भी 11 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। AIMIM मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में तो उतारा ही है, बाकी हिंदू लोगों को भी उतार करके उसने एक अलग मिसाल कायम किया है, जो AIMIM मुस्लिम वोटरों को रिझा रहा अपने तरफ। इन सब के बाद अगर झारखंड की बात करें, यूपी की 80 सीटों में से कितना जीत के लाते हैं अखिलेश, ये देखना दिलचस्प होगा। 14 सीटें झारखंड में हैं। झारखंड में भी एक नया शगुफा हुआ है कि वहाँ के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं। हो सकता है कि लोगों की भावनाएं उनके प्रति हो, सेंटिमेंट का वोट अगर उनको मिल जाता है तो 14 सीटें यहाँ भी आ जाती हैं। तो मिला जुला करके जो हम हमारी नज़र में है, महाराष्ट्र की बात कर लें या दक्षिण के 100 से ज़्यादा सीटों की बात कर लें हम, जहाँ सीधी टक्कर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, तो इन सबको मिला करके अगर देखा जाए जी, तो निश्चित रूप से जो लालू प्रसाद कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं जाने देंगे जी, नहीं बनने देंगे, उसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो उसके तह में, उसके जड़ में है क्या जी? तो उसके जड़ में यही बातें हैं जो कहीं ना कहीं उनके फीडबैक में है। अब कितना ज़्यादा उनका वोट बैंक इंटैक्ट रहता है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण के चुनाव की अंतिम पारी चल रही है जी। इसके अलावे अभी 4 पारी और बच जाएंगे। उसके बाद जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो लालू प्रसाद ने जो भविष्यवाणी की है उसकी हकीकत हमें पता चलेगी। सच्चाई क्या है, असली सच्चाई क्या है, वो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद को लगता है कि उनका वोट बैंक इंटैक्ट है, और वास्तव में अगर उनका MOI समीकरण उनके साथ रहता है जी, जो कि 30 से 32% है जी, अगर उनको कुशवाहा का वोट मिल जाता है जो कि 6 से 7% है जी, हम उसमें से 10 माने 50% मान के चलते हैं, 25% भी उनके साथ हो जाता है जी। अगर सहनी वोटर उनके तरफ मूव कर जाते हैं तो निश्चित रूप से एक बात समझ लीजिए आप कि इन वोटों के साथ लालू प्रसाद को कांग्रेस का कैडर वोट मिलेगा, वाम दलों का कैडर वोट मिलेगा, और निश्चित रूप से जो वो कह रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, वो गारंटी हो सकती है। यही वो हिडन एजेंडा है जिसको लेकर के लालू प्रसाद दावा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है, केंद्र की, बिहार की सत्ता में है, उसके पास जो 5 लोग हैं उनके भी तो वोट बैंक है। बिल्कुल, उस वोट बैंक और लालू के वोट बैंक में अगर तुलना किया जाए तो लालू प्रसाद के दावे में कितना दम है, ये 4 तारीख को पता चल जाएगा। और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो लालू की भविष्यवाणी का सच सामने आएगा। तो जैसे कि अभी आपने सुना कि खेल समझी में बाबा ने कितने अच्छे तरीके से बताया कि लालू यादव ने जो भविष्यवाणी किया है कि इस बार नरेंद्र मोदी नहीं फिर से तीसरी बार PM बनेंगे, इसके पीछे कारण भी बाबा ने कितने अच्छे तरीके से समझाया।
तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप बने रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।